हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हमारी क्लास होगी बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या था। आप देखोगे जब आप एमए कर रहे होते हैं तब आपके बहुत सारे सब्जेक्ट में आती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आती है, आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आती है, एंड देन आपके पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें आती है। बहुत बार ये टॉपिक आता है। आप और भी अगर सोशल साइंसेज आपके सब्जेक्ट हैं उनमें भी आप बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म पढ़ोगे। बहुत बार आपने ये देखा होगा ये टॉपिक, ठीक है। तो मैंने सोचा आज इसको कवर कर लेते हैं और जो भी रिक्वेस्ट आई है मैं वो सारी भी उठाऊंगी, ठीक है। आप ये यूजीसी नेट में तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। सीयूईटी, डीयूईटी, जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है या किसी का भी, ठीक है, उनमें आप देखोगे आपके बीए में, एमए में ये सब आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बिहेवियरलिज्म है, इसको समझने से पहले जो हम व्यवहारवाद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए व्यवहारवाद जो है, इससे पहले पॉलिटिकल साइंस में क्या चीज डोमिनेट करती थी, वो थी ट्रेडिशनल मेथड्स। बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद भी एक मेथड है, ये याद रखना, ठीक है। इससे पहले जो मेथड्स थे वो कौन से थे? ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स और बिहेवियरलिज्म भी एक मेथड है। और भी मेथड आए जैसे कि पॉजिटिविज्म का, लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो बोलते हैं, वो 1930s 20s में आया था, ठीक है। उसके बाद जो आया बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड कैसे थे? जैसे देखो, डिस्क्रिप्टिव थे, वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल थे या फिर बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट थे। जैसे आप देखोगे जो भी पुराने थिंकर्स थे, वेस्टर्न थिंकर्स थे, प्लेटो, अरस्तु, वो सब ट्रेडिशनल मेथड से स्टडी करते थे। और ट्रेडिशनल मेथड का जो मेन कंसर्न क्या था? व्हाट शुड बी द आइडियल, हमारा फाइनल गोल क्या होना चाहिए, इस तरह की बात लगभग करते थे। क्या होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल बात है उस चीज़ की स्टडी नहीं की जाती थी, ठीक है। तो बिहेवियरलिस्ट इसी कंसर्न को लेके, इसी कमी को लेके, जो ट्रेडिशनल मेथड की जो कमियां थी उनको लेके एक नया मेथड देते हैं। वो कहते हैं कि जो मेथड है वो साइंटिफिक, जो नेचुरल साइंसेज जैसे होती हैं उनमें साइंटिफिक मेथड होते हैं, तो हमारे पॉलिटिकल साइंस जो कि एक साइंस जिसके नाम में आता है, उसमें क्यों नहीं आप नेचुरल साइंसेज वाले मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। ये बिहेवियरलिज्म कहते थे। बिहेवियरलिज्म कहता था, व्यवहारवादी कहते थे कि जो नेचुरल साइंस है और जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है, आप देखोगे, ठीक है। तो क्यों नेचुरल साइंसेज की तरह हमारे पास भी कुछ ऐसे मेथड्स क्यों नहीं है, टेक्निक्स क्यों नहीं है स्टडी करने के लिए, ये इनकी कंसर्न थे, ठीक है। अब पढ़ते हैं। इससे पहले का थोड़ा इंट्रो था। बिहेवियरलिज्म इज कंसर्न विद ऑर्गेनाइजिंग रिसर्च इन द पॉलिटिकल साइंस ऑन द मॉडल ऑफ नेचुरल साइंसेज। जैसे नेचुरल साइंसेज में रिसर्च होती है, उसमें मॉडल्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं। नेचुरल साइंसेज समझते हो ना आप, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो कि फिक्स रूल पे चलते हैं, ठीक है। इस तरह के रूल है जो नेचर की जो फिनोमिनाज हो उनको स्टडी करते हैं, ठीक है, वो है नेचुरल साइंसेज। तो जो बिहेवियरलिज्म है वो कंसर्न किसके रिगार्डिंग है कि कैसे पॉलिटिकल साइंस की रिसर्च को नेचुरल साइंसेज की रिसर्च की तरह ऑर्गेनाइज किया जाए, ठीक है। कैसे हम ऐसे टेक्निक्स निकालें, ऐसे मेथड्स निकालें, ऐसी थियरी बिल्डिंग करें कि हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी एक साइंस की तरह लगे, ठीक है। उसके बाद है, इट मेनली कंसर्न अबाउट गिविंग न्यू ओरिएंटेशन टू रिसर्च एंड थियरी बिल्डिंग इन द पॉलिटिकल साइंस। की पॉलिटिकल साइंस में जो थियरी बिल्डिंग और जो रिसर्च का काम है उसको एक नई ओरिएंटेशन देने का काम करती है, ठीक है। बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद। बिहेवियरलिज्म हैज इट्स रूट्स इन द राइटिंग ऑफ कॉमेट, फिलोसॉफिकल ओरिजिन, और जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, वियना सर्कल, जो 1920s का है, ठीक। तो ऐसा नहीं है बिहेवियरलिज्म एकदम से नया आ गया। इससे पहले जो राइटर थे जैसे कॉमेट जो हैं, उनके वहाँ आपको मिल जाएंगे इसके रूट्स, जैसे कि जो साइंटिफिक तरीकों की बात करते हैं, ठीक है। उन सब राइटर्स की बात, उन सब राइटर्स की राइटिंग से हम अपने ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी यही कहता है कि आप साइंटिफिक तरीकों से स्टडी करें, साइंस की तरह ट्रीट करें। ह्यूमन बीइंग के अंदर, अगर ह्यूमन बीइंग की भी स्टडी करनी है तो आपने साइंटिफिक तरीकों से करनी है, ठीक है। ये भी लॉजिकल पॉजिटिविज्म का कहना था, ठीक है, जो कि वियना सर्कल के नाम से भी आप जानते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है वियना सर्कल किससे कंसर्न है, तो वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म से कंसर्न है, ठीक है। आज आवाज कम आ रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है आपको। अगर वॉइस कम हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, आगे से मैं सुधार लूंगी।
अब थिंकर्स कौन कौन से एसोसिएटेड है बिहेवियरलिज्म से? सबसे पहले जो सबसे फेमस आप पढ़ोगे डेविड ईस्टन। आप देखोगे जो भी हम फीचर्स पढ़ेंगे वो डेविड ईस्टन के पढ़ेंगे, ठीक है। लगभग डेविड ईस्टन का रोल इसमें सबसे ज्यादा होगा, चाहे वो बिहेवियरलिज्म हो, पोस्ट बिहेवियरलिज्म हो, व्यवहारवाद हो या उत्तर व्यवहारवाद हो, ठीक है। उसके बाद गैब्रियल आलमंड, हरोल्ड लासवेल, ग्राम वेल्स, ये भी इनके ग्राम वेल्स जो हैं स्टार्टिंग में इनकी साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनकी साइंटिफिक मेथड पे स्टडी करने के लिए बोलते हैं। फिर इनके थिंकर्स, इनके जो फॉलोवर होते हैं या फिर इनके जो वो डिसाइपल्स होते हैं वो साइंटिफिक मेथड से ही स्टडी करते हैं, जैसे टेलर हो गए, ये सब इन्हीं के ही वो बोलते हैं शिष्य है, मतलब ये उनके गुरु थे, ठीक है। इनके अंडर में उन्होंने अपनी पीएचडी की, स्टडीज की, थीसिस लिखी, वो सब इन्हीं के अंडर किए। उसके बाद है आर्थर बेंटले, चार्ल्स मरियम भी एक वो थे, प्रोफेसर थे, इनके भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बिहेवियरलिज्म से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है सीईजी कैटलिन, ठीक है। ये सारे थिंकर्स हैं जो कि बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद से एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके बाद है अब क्या क्या रीजन थे कि व्यवहारवाद आया, क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई? इससे पहले भी तो पॉलिटिकल साइंस काम कर रही थी, बहुत अच्छे से धूमधाम से काम कर रही थी, ठीक है। अब ऐसे क्या रीजन थे कि बिहेवियरलिज्म लाने की जरूरत पड़ी, व्यवहारवाद लाने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो सबसे पहला जो है डिससेटिस्फेक्शन विद द ट्रेडिशनल मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड के साथ डिससेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है। क्या क्या डिससेटिस्फेक्शन था? वो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल था, वो मेथड बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव होता है वर्णनात्मक, सिर्फ उसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है, आप उसका इवेल्युएशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो एनालिसिस है वो नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो मेथड वैलिड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट था, नॉर्मेटिव था, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि ट्रेडिशनल मेथड के साथ एसोसिएट करी जाती है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड थे वो साइंटिफिक नहीं था, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल होने की वजह से उसमें कमियां थी, तो डिससेटिस्फेक्शन था रिसर्चर्स के अंदर, थियरिस्ट के अंदर। तो उन्होंने एक नए अप्रोच की, एक नए मेथड की ज़रूरत थी, इसलिए बिहेवियरलिज्म लाया गया। दूसरा, इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। अब वर्ल्ड वॉर टू के क्या क्या इफेक्ट्स है, क्या क्या उसके प्रभाव पड़े? तो सबसे पहले देखो, वर्ल्ड वॉर टू था, उसके होने का रीजन क्या था? जो जर्मनी में चल रहा था, जो जूस थे, यहूदी थे, उनको मारा जा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद जर्मनी की जो एक्सपेनिस्ट पॉलिसी है वो बढ़ी, ठीक है। तो आप देखोगे जर्मनी के अंदर जब जूस को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, उनका होलोकास्ट हो रहा था, तो जूस ने अमेरिका के अंदर जाके पलायन कर लिया, अमेरिका के अंदर शरण ले ली, ठीक है। वहां पे वो रिफ्यूजी की तरह पहुंच गए। तो लगभग आप जो भी थिंकर्स देखोगे, जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गए, उसके बाद आप बर्लिन देखोगे, हैना अरेंडेंट देखोगे, ये सब जो थिंकर्स है, बहुत बड़े बड़े थिंकर आप देखोगे, सब जर्मनी की पैदाइश है, सब जर्मनी में पैदा हुए हैं और वो जू हैं जन्म से, ठीक है। आप बहुत सारे जू कभी सर्च करना इंटरनेट पे कि फेमस जू कौन कौन है, आप लिटरेचर में देख लेना या किसी भी फील्ड में देख लो, जूस आपको आगे मिलेंगे, यहूदी आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। तो जूस जो थे अमेरिका, सॉरी, जर्मनी से अमेरिका के अंदर पलायन करते हैं, वहां पे जाके सेटल होते हैं, ठीक है। अब जो जर्मनी है वो हमेशा से लिटरेचर में आगे रहा है, चाहे वो किसी भी मेथड से रिगार्डिंग हो। एक तो फिर अगर ये अमेरिका में चले गए तो इन्होंने फिर वहां पे साइंटिफिक मेथड्स की बात की, ठीक है। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा, अब जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर टू साइंस की देन है, आप देखोगे साइंस ना होती तो वर्ल्ड वॉर इतने बड़े लेवल पे ना होता, ना ही वो वर्ल्ड वॉर वन होता ना टू होता, ठीक है। अब साइंस की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत ज्यादा स्टडीज की गई, बहुत ज्यादा सोशल रिसर्च पे खर्च किया गया, ठीक है। आप ये सब देखोगे तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से क्यों ना फिर हमारे पॉलिटिकल साइंस में भी डेवलपमेंट किया जाए, क्यों ना वहां पे भी साइंटिफिक तरीके लाए जाएं, ये सोचा गया, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर टू का इफेक्ट हमारे पॉल साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, उसके ऊपर पड़ा। उसके बाद है इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेरियस सोशल साइंसेज। अब जो अलग अलग सोशल साइंस थी, जैसे सोशियोलॉजी,
साइकोलॉजी, ये सब जो साइंसेज है, इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को अपना लिया था, साइंटिफिक टूल्स, साइंटिफिक टेक्निक्स को इन्होंने अपना लिया था, ठीक है। अब क्यों ना सोशल साइंस जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है वो भी अपनाई, ठीक है। तो और जब साइंसेज ने, सोशल साइंसेज ने अपना लिया तो हमारी पॉल साइंस में भी वो इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो बिहेवियरलिज्म हमारे पॉल साइंस में 1950s में आया, 1953 ये इम्पोर्टेंट ईयर है। उसके बाद 1951 में एक बुक लिखी गई। इस तरह से धीरे 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 बिहेवियरलिज्म आया। फिर उसके बाद 1965 में ए फ्रेमवर्क फॉर द पॉलिटिकल एनालिसिस, जो डेविड स्टर्न लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक लिखी गई जो बिहेवियरलिज्म को लेके आती है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन फिलियंथ्रोपिस्ट फाउंडेशन। अमेरिका की बहुत सारी फाउंडेशन थी जो सोशल रिसर्च पे काम कर रही थी, ठीक है। उन्हें बजट दिया जा रहा था, वो सोशल रिसर्च को प्रमोट कर रही थी। रिसर्चर्स को अपने इंस्टीट्यूशन में बुला के वहाँ पे फंड किया जा रहा था कि आप रिसर्च कीजिए, ठीक है, उस चीज़ से रिलेटेड। जैसे कि फाउंडेशन आप देखोगे, फोर्ड फाउंडेशन हो गई, रॉकफेलर फाउंडेशन हो गई, कार्निएज फाउंडेशन हो गई, बहुत सारी फाउंडेशन है जो इसके लिए काम कर रही थी, ठीक है। तो रिसर्च को प्रमोट किया गया तो सोशल रिसर्च में अपने आप फिर एडवांसमेंट आएगी, तो बिहेवियरलिज्म फिर वहाँ पे लाया गया, ठीक है, व्यवहारवाद आ गया। समझ आया इतना? अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। उसके बाद जो है बेसिक टीनेट्स क्या क्या है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं बेसिक जो बिहेवियरलिज्म से कंसर्न है, व्यवहारवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, जिसे डेविड स्टर्न बोलते हैं इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन कौन कौन से हैं, या फिर एक वर्ड और देते हैं क्रेडो ऑफ बिहेवियरलिज्म। ये भी आप लिखा आ जाएगा, अभी तक मैंने देखा नहीं बट आ जाएगा। ये वर्ड थोड़ा टेक्निकल है ना, उस वजह से लिखा आ जाएगा। और मतलब उसका यही है कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। क्रेडो ऑफ बिहेवियरलिज्म या फिर इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन बताएं जो बिहेवियरलिज्म की बताई गई। ये टोटल 8 हैं, ठीक है, जो डेविड स्टर्न देते हैं। इसमें पहला है रेगुलरिटीज एंड यूनिफॉर्मिटीज। इनका कहना था डेविड स्टर्न का कि हमारे पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक सोशल साइंस है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो है उसको हम वो एक नेचुरल साइंसेस की तरह बिहेव करती है, इनका कहना ये था, ठीक है। तो उसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी है, कुछ आप समानताएं देखोगे, आप प्रेजेंट आपको मिल जाएंगी, ठीक है, पॉलिटिकल बिहेवियर में। जैसे लगभग इनका जो स्टडी थी वो वोटिंग बिहेवियर इससे रिलेटेड थी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो कुछ यूनिफॉर्मिटी है, जैसे कि आप देखोगे अमेरिका में वाइट प्रेसिडेंट का होना, ये एक यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। अमेरिका में क्लास को देख के वोट देना, अमेरिका में रेस को देख के वोट देना, ठीक है। उसके बाद जैसे इंडिया की स्टडी करें तो इंडिया में कास्ट को देख के वोट देना, ये वोटिंग बिहेवियर, लोगों का पब्लिक ओपिनियन कैसा होगा, इस चीज़ पे स्टडी की गई। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ यूनिफॉर्मिटीज़ हैं, कुछ रेगुलरिटीज़ हैं जो आप पॉलिटिकल, जो ह्यूमन बीइंग पॉलिटिकल बिहेवियर करता है, ह्यूमन बीइंग अपने आप को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करता है, तब वो शो करता है। वो यूनिफॉर्मिटी आपको रेगुलर मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पे आप उनकी स्टडी कर सकते हैं, उनसे आप जर्नलाइजेशन कर सकते हैं, उनसे आप अपनी थियरी बिल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका कहना था। उसके बाद दूसरा है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या है, जो भी आपने जनरलाइजेशन किया, जो भी आपने थियरी बनाई, उसका आपने वैलिडिटी चेक करनी है, ठीक है, तभी वो थियरी वैलिड होगी। अगर आपने उसकी वेरिफिकेशन की, उसका आपने क्रॉस चेक किया, वैलिड हुई, तो ही आप वो थियरी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग हमें करनी है। उसके बाद है टेक्निक्स। जो भी हमारी टेक्निक्स होंगी वो हमारी साइंटिफिक होंगी, इनका कहना ये है, ताकि जो डाटा है वो हम ले रहे हैं वो साइंटिफिक तरीके से लें, उनका इंटरप्रिटेशन भी हम साइंटिफिक तरीके से करें, ठीक है, ये इनका कहना था। उसके बाद है क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन होता है किसी भी, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको एक क्वांटिटी का नाम देना, उसको एक नंबर का नाम देना, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकीकरण करना। तो क्वांटिफिकेशन, जो भी हमने डाटा लिया है वो हमें ऐसा नहीं लेना है कि कुछ है, बहुत है, या इस तरह की वर्ड्स हमें यूज नहीं करने हैं। हमें एक फिक्स डाटा का यूज करना है, हमें एक फिक्स नंबर का यूज करना है अपने डाटा को शो करने के लिए, ठीक है, ये इनका कहना था। उसके बाद है वैल्यूज। वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच होनी चाहिए हमारी। देखो वैल्यूज क्या होती हैं, पहले ये समझो। वैल्यूज होती है जैसे हमारी कुछ मान्यताएं होती हैं, हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, हमारी कुछ सोच होती है, जो कल्चर टू कल्चर डिफरेंशिएट करती है, जो ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। आप देखोगे कि आपके पापा की अलग वैल्यू, आपकी अपनी है, माता की अलग है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग कल्चर की अलग मिल जाएंगी, अलग अलग कास्ट की अलग मिल जाएंगी, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं जिनकी लैंग्वेज डिफरेंशिएट है उनकी अलग मिल जाएंगी, ठीक है।
सबकी अपनी अपनी वैल्यूज है, आप वैल्यूज को कभी भी सेम नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जो बिहेवियरलिज्म कहता है वो कहता है कि अपनी वैल्यूज को दूर हटा के हमें स्टडी करनी है, हमें वैल्यू न्यूट्रल होके स्टडी करनी है, हमें मूल्य तटस्थ होके स्टडी करनी है, मूल्यों को अपने बीच में नहीं लाना है, ठीक है। जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको बीच में नहीं लाना है, हमारी जो स्टडी होगी वो वैल्यू न्यूट्रल होगी, इनका कहना ये है, ठीक है। उसके बाद है सिस्टमेटाइजेशन, कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो एक सिस्टम में करेंगे, एक प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है, उसका फिक्स, हाँ हम इस क्रम में स्टडी कर रहे हैं, इस सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं, ऐसी हमारी स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद प्योर साइंस, इनका कहना है कि हमें पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर साइंस की तरह ट्रीट करना है, जैसे नेचुरल साइंसेज हैं इस तरह से हमें पॉलिटिकल साइंस को भी ट्रीट करना है, क्योंकि उसके नाम में ही आप देखोगे साइंस लगा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो क्यों हम उसे ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई हिस्ट्री हो या कोई और सब्जेक्ट हो, क्यों हम उसे साइंस की तरह नहीं पढ़ रहे हैं, इनका कहना ये था। तो पॉलिटिकल साइंस को एज अ प्योर साइंस हमें ट्रीट करना है। उसके बाद है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है एकीकरण करना। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे टॉपिक होगा, किसी चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं या किसी चीज़ पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम अदर सोशल साइंसेज की हेल्प लेके स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड है, हमारा टॉपिक उससे कंसर्न है, किसी और टॉपिक जो अदर साइंसेज में उससे कंसर्न है, तो हम वहाँ से अपना जो भी रिसर्च मटेरियल है, टॉपिक है, वो वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इनका कहना ये था। तो हमारी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, किस अप्रोच में होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होनी चाहिए, कि दूसरे सब्जेक्ट से हमें कुछ चाहिए तो हम ले सकते हैं, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यही होता है, डिसिप्लिन मतलब होता है कि दूसरा कोई विषय हो उससे हम कुछ ले सके, ठीक है। तो कोई अदर सब्जेक्ट है तो उससे हम कुछ ले सके, वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। हमें अपनी स्टडी को इंटीग्रेटेड स्टडी बनाना है, कि हर एक चीज को हमें स्टडी करना है, कुछ हमें छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट में हम नहीं उठाएंगे, इस तरह से हमें ट्रीट नहीं करना है, हमें सब चीजों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। ये इनका कहना था। तो 8 पॉइंट आई होप समझ आए होंगे, अगर फिर भी दिक्कत है तो बता देना आप, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगी, ठीक है। उसके बाद जो क्रिटिसिज्म क्या है अब बिहेवियरलिज्म का, तो बिहेवियरलिज्म का क्रिटिसिज्म किस बेस पे होगा, व्यवहारवाद का किस बेस पे होगा। देखो आप, अब व्यवहारवाद लगभग साइंस की बात करता है, साइंटिफिक मेथड्स की बात करता है, साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करता है, सब कुछ साइंटिफिक बनाने की, वैल्यू न्यूट्रल होने की बात करता है, ये सब बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस किससे कंसर्न है, ये सोचो कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस के होने का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में सोसाइटी की स्टडी हो रही है, ठीक है। सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की स्टडी जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के इंटरनल पार्ट्स की स्टडी नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम विचारों की स्टडी कर रहे हैं, हम व्यूज की स्टडी कर रहे हैं। क्या व्यूज कभी न्यूट्रल हो सकते हैं, क्या ह्यूमन बीइंग एक साइंस की तरह ट्रीट किया जा सकता है। एज अ साइंस अगर हम ट्रीट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग को, तो हम उसको रोबोट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये है। और रोबोट्स हैव नो फीलिंग, तो वो एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रहती ही नहीं है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, कि ह्यूमन बीइंग में दिमाग है, ह्यूमन बीइंग में क्रिएटिविटी है, ह्यूमन बीइंग रोबोट नहीं है कि आपने जो आदेश दे दिया वो उस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इसकी क्रिटिसिज्म इसी बेस पे होता है कि एकदम अंधाधुंध साइंस की तरह ट्रीट करता है, एकदम मतलब आप ह्यूमन बीइंग को उसकी वैल्यूज को हटा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को एज अ वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो क्रिटिसिज्म वो क्या है, अब समझते हैं। बिहेवियरलिज्म मेनली कंसर्न विद द फंडामेंटल नॉलेज नॉट एन अप्लाइड नॉलेज। इसका मतलब क्या है, देखो बिहेवियरलिज्म क्या बात करता है, रिसर्च करो। जो भी फंडामेंटल चीज क्या होती है कि इससे पहले किसी ने रिसर्च नहीं की है, आप उस पर स्टार्टिंग में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग में मौलिक जो नॉलेज होती है, मौलिक जो उसके ऊपर रिसर्च होती है, फंडामेंटल जो रिसर्च होती है वो करो, ठीक है। तो बिहेवियरलिज्म लगभग आपको मिलेगा कि फंडामेंटल रिसर्च करता है। अप्लाइड जो रिसर्च है, अप्लाइड जो नॉलेज जो चाहिए, जो अप्लाई हम कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने रिसर्च नहीं की है, ठीक है। तो ये सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है। दूसरा है नॉन ह्यूमनई अप्रोच और इग्नोर्स ह्यूमन वैल्यूज। जो बिहेवियरलिज्म की जो अप्रोच है वो ह्यूमनिस्टिक नहीं है, एक मानववादी नहीं है। आप स्टडी तो ह्यूमन बीइंग के विचारों की कर रहे हैं ना, चाहे वो उसके पॉलिटिकल विचार हो या कैसे विचार हो, स्टडी तो आप पॉलिटिकल व्यूज की कर रहे हैं उनके, तो ह्यूमन बीइंग के ही व्यूज की कर रहे हैं।
तो आप कैसे उसको साइंटिफिक तरीकों से माप सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई ऐसा मेथड है, हम ह्यूमन बीइंग को जाके लैब में बैठा देंगे और लैब में बैठा के आप उसके दिमाग से विचार ले लेंगे। विचार ऐसे तो नहीं आते हैं ना, विचार तो क्रिएटिविटी से आते हैं। आप ह्यूमन बीइंग को जैसे उसकी वैल्यूज़ हैं उसके साथ स्टडी करें तभी आ सकते हैं, ठीक है? तो ये नॉन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, एक ह्यूमन बीइंग की जो उसकी वैल्यूज़ हैं उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखती है, ठीक है? या फिर वैल्यूज़ को इग्नोर करती है, ठीक है? और बिना वैल्यूज़ के ह्यूमन बीइंग किस तरह से ट्रीट करेगा? वो तो ह्यूमन रहा ही नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट है कंजर्वेटिव इन नेचर, जो ये बिहेवियरलिज्म अप्रोच है ये कंजर्वेटिव है नेचर में, ठीक है? ये बात खुद डेविड स्टर बोलते हैं कि ये कंजर्वेटिव है, हमें चेंज करने की जरूरत है। कैसे कंजर्वेटिव है? जैसे देखो, जो भी ये हमारी बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है, व्यवहारवादी अप्रोच है, ये वहीं पे ही जो चल रहा है उसी की ही स्टडी कर रही है। जो रियलिटी में जो पॉलिटिक्स हो रही है उस चीज़ की स्टडी नहीं कर रही है, ये टेक्निक्स पे ध्यान दे रही है। आपकी किसी चीज़ की स्टडी करनी है तो वहीं पे स्टेटस को बना हुआ है, एक कंजर्वेटिव नेचर की, चेंज नहीं होना, हमें तो साइंटिफिक मेथड्स पे टिका रहना है, ठीक है? टाइम के साथ चेंज नहीं होना। आप कैसे इस तरह से किसी चीज़ की पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टडी कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट की स्टडी कर सकते हैं, अगर आप सेम मेथड पे टिके हुए हैं, सेम ही चीज़ पे टिके हुए हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, वहीं पर ही स्टेटस को बना के रखती है ये अप्रोच। उसके बाद है माइंडलेस एम्पिरिसिज्म नैरो अप्रोच, या फिर आप ये कह लो कि नैरो अप्रोच है। तो माइंडलेस एम्पिरिसिज्म का मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये माइंडलेस एम्पिरिसिज्म है कि आप बिना दिमाग लगाए उसको अंधाधुन किसी चीज़ का यूज़ करना, वो होता है ना, वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बिहेवियरलिस्ट अप्रोच माइंडलेस एम्पिरिसिज्म है, यह एक नैरो अप्रोच है कि ह्यूमन बीइंग को सिर्फ आप साइंटिफिक तरीकों से ट्रीट करें, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करें। तो ये एक नैरो अप्रोच है, जो उसकी क्रिएटिव पार्ट है, जो उसका वैल्यू बेस्ड पार्ट है, सिविलाइजेशन में कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है या अपनी क्रिएटिविटी से कैसे वो समाज को सुधारता है, ठीक है? उन चीज़ों को तो लिया जा ही नहीं रहा। यहाँ सिर्फ नैरो स्टडी की जा रही है कि ह्यूमन बीइंग के कुछ ऐसी थियरीज होंगी जो जनरलाइज होंगी, कुछ ऐसे उनके मूवमेंट होंगे या उनके बिहेवियर में कुछ जनरलाइजेशन होगा, उससे हम थियरी बना लेंगे, ठीक है? ये तो नैरो है। आप देखोगे कि हर एक इंसान, जनरल तो आप आम पब्लिक का कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई लीडर भी होगा ना, कोई किसी के व्यू अलग भी हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखते हैं विचार तो अपने घर में ट्विंस के नहीं मिलते, जिनकी शक्लें मिलती हैं उनके विचार नहीं मिल सकते, ठीक है? इस तरह का सिस्टम है। तो आप कैसे उसको एक ही मेथड से स्टडी कर सकते हैं, ये एक नैरो अप्रोच है। उसके बाद जो नेक्स्ट है एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन द टेक्निक्स, ये टेक्निक्स पे बहुत ज़्यादा बल देता है। बहुत ज़्यादा टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है उसी के ऊपर फोकस है। लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है वो हमारी कंसर्न होनी चाहिए, ना कि हमारी टेक्निक। बिहेवियरलिज्म टेक्निक से ही कंसर्न है कि आपने सिर्फ साइंटिफिक तरीकों का ही इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपकी रिसर्च वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है? इस तरह की बात करता है। तो टेक्निक्स पे फोकस करना हमारा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये फिर आप पोस्ट बिहेवियरलिज्म में पढ़ोगे कि वहाँ पे एंड रिजल्ट पे फोकस किया जाता है, ठीक है? बिहेवियरलिज्म समझ आया होगा मुझे लगता है, मैं समझा पाई हूँ, आपके साथ थोड़ा बहुत इंसाफ हुआ है, ठीक है? इसके बाद मूव करते हैं हम आगे। पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या है? अब देखो, बिहेवियरलिज्म की हमने सारी कमियां पढ़ ली। अब अगर ये आए कि रीजन क्या है इमरजेंस के, तो जो भी कमियां हमने पढ़ी है वो सारी आप इसमें डाल दोगे, ठीक है? जो बिहेवियरलिज्म के क्रिटिक थे वो थिंकर थे जैसे नील रेमर, उसके बाद क्रिश्चियन बे, देन बर्नार्ड क्रीक, ये बहुत सारे थिंकर हैं जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है? डेविड ईस्टन खुद क्रिटिसाइज करते हैं, फिर वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म ऐसा नहीं है कि बिहेवियरलिज्म के अपोजिशन में आया, ठीक है? अगर ये स्टेटमेंट कभी हमारे नेट में बहुत बार ये स्टेटमेंट आती है कि पोस्ट बिहेवियरलिज्म बिहेवियरलिज्म का अपोजिट है, ये ट्रू है कि नहीं? ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? ये याद रखना, वो उसके अपोजिशन में नहीं आया है, वो उसका रिएक्शन में आया है, बट एज अ उसमें सुधार करने के लिए, उसके रिफॉर्मेशन में आया है, ठीक है? वो उसके रिएक्शन में वो उसके बिल्कुल अपोजिशन में नहीं है, ठीक है? रिएक्शन में जरूर है बट अपोजिशन में नहीं है, और रिएक्शन में एज अ रिफॉर्म करने के लिए आया है, ठीक है? ये याद रखना। तो अब 1969 में क्या हुआ कि आपने एक एसोसिएशन सुनी होगी, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, पता नहीं मुझे आपने सुनी है कि नहीं, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। आप देखोगे नॉर्मली हमें पॉलिटिकल साइंस में कोई भी चेंजेस चाहिए, कोई भी उसमें चेंज आ रहा है, कोई भी न्यू ट्रेंड आ रहा है
पॉजिटिविज्म आ रहा है, बिहेवियरिज्म आ रहा है, पोस्ट बिहेवियरिज्म आ रहा है, या कौन सा नया मेथड है, जो भी मेथड्स आ रहे हैं आप देखोगे सब कुछ उसी एसोसिएशन की ही देन होती है, वहां पे पहले डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म भी उसी में डिस्कस किया गया। अब 1969 में खुद डेविड ईस्टन को लगा कि बिहेवियरिज्म बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाता है, वो रियल जो स्टडीज है उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 1969 में डेविड ईस्टन ने खुद अनाउंस किया कि हमें बिहेवियरिज्म में सुधार की जरूरत है, हमें व्यवहारवाद में सुधार की जरूरत है और हमें उत्तर व्यवहारवाद की जरूरत है। ठीक है, ये डेविड ईस्टन बोलते हैं। अब बेसिक टीनेट्स क्या क्या हैं पोस्ट बिहेवियरिज्म के, उत्तर व्यवहारवाद के? सबसे पहला जो है सब्सटेंस प्रीसीड द टेक्निक। इनका कहना है कि सब्सटेंस पहले आएगा। ठीक है, लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है वो पहले आएगा। टेक्निक्स पे हमें ध्यान नहीं देना है, सब्सटेंस पे हमें ध्यान देना है कि हम कैसा रिजल्ट दे रहे हैं, लास्ट में हम क्या निकाल के लेके आ रहे हैं अपनी स्टडी से। स्टडी कम से कम प्रैक्टिकल रिजल्ट तो आए, हमारे पास गोल तो हो कि हमें अचीव करना है। टेक्निक्स पे तो जब बाद में, टेक्निक्स तो बाद की बात है, रियलिटी में हमारे रिजल्ट क्या आने चाहिए, हमारा गोल क्या है, हम किस पे स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए। सब्सटेंस हमारा मेन कंसर्न होना चाहिए, नोट द टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद है एम्फेसिस ऑन द सोशल चेंज। जो पोस्ट बिहेवियरिज्म है वो सोशल चेंज की बात करता है, बिहेवियरिज्म ऐसी कोई बात नहीं करता। बट डेविड ईस्टन कहते हैं कि सोशल चेंज नहीं होगा तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होगी। ठीक है, तो सोशल चेंज के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट आएगा। ठीक है, ये गलती से लिखा गया, क्या लिख दिया, पोस्ट लिख दिया। ठीक है, तो पोस्ट बिहेवियरिज्म सोशल चेंज से कंसर्न है। डेवलपमेंट तभी होगी जब आप उसमें चेंजेस लेके आएंगे, बिना चेंजेस के आप देखोगे कि चीजें रुक जाती हैं, डेवलपमेंट नहीं हो पाती। डेवलपमेंट उसी का नाम है जब उसमें चेंज हो जाए। ठीक है, तो सोशल चेंज से कंसर्न है पोस्ट बिहेवियरिज्म। सोशल चेंज कैसे आएगा, जो भी सोशल चेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, उनका सॉल्यूशन चलता जाएगा, फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर सॉल्यूशन आएगा, इस तरह से सोशल चेंज होता है, तभी सोशल डेवलपमेंट हो पाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, पॉलिटिकल साइंस शुड बी कंसर्न विद द ब्रूट रियलिटीज। कि पॉलिटिकल साइंस हमें हवा में बात नहीं करनी है, हमें ऐसी बात नहीं करनी कि कुछ भी चल रहा है चलने दो, हमें सिर्फ टेक्निक्स पे ध्यान देना है। पॉलिटिकल साइंस का कंसर्न क्या होना चाहिए कि जो रियलिटीज है उनके ऊपर फोकस करें। ठीक है, रियलिटीज हैं उनके ऊपर फोकस करें, जो भी प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं उनके ऊपर फोकस करें। ठीक है, ये इनका कंसर्न होना चाहिए। एक और बात इस बात से रिलेटेड है, बीच में अगर डिस्टर्बेंस हुआ है सॉरी, मेरी मम्मा देखो जो ब्रूट रियलिटीज है, तो 1969 में जब आप देखोगे पोस्ट बिहेवियरिज्म आया। ठीक है, इससे पहले बिहेवियरिज्म काम कर रहा था। ठीक है, आप देखोगे उस टाइम क्या था कि अमेरिका और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, ये थोड़ी हिस्ट्री याद करो, कोल्ड वॉर टाइम्स था, कोल्ड टाइम्स नहीं है, कोल्ड वॉर टाइम्स है। ठीक है, तो कोल्ड वॉर का टाइम क्या था कि कंटेनमेंट करना है, यूएसए यूएसएसआर का कर रहा था, यूएसएसआर यूएसए का कर रहा था। उसी टाइम दो इम्पोर्टेंट इवेंट हुई थी, जैसे कि कोरियन क्राइसिस, क्यूबन क्राइसिस। क्यूबा जो कि यूएसए के बिल्कुल नीचे की साइड है, तो वो कंटेन कर लिया गया था यूएसएसआर के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ पे जो अमेरिका के लोग थे, लोगों में क्या था कि वहाँ पे लोगों में डर का माहौल था कि कब मिसाइल अटैक हो जाए, क्योंकि वो न्यूक्लियर मिसाइल थी जो वहाँ पे डिप्लॉय की गई थी, वो न्यूक्लियर मिसाइल थी। उस वजह से लोगों में डर था कि हाँ कहीं वॉर ना छिड़ जाए, कहीं हमारा खाना पीना बंद ना हो जाए। ठीक है, जो प्रैक्टिकल रियलिटीज जो थी उस टाइम की, उसके ऊपर बिहेवियरिज्म कंसर्न नहीं था, उसके ऊपर बिहेवियरिज्म स्टडी नहीं कर रहा था। ठीक है, तो डेविड ईस्टन बोलते हैं कि जो ब्रूट रियलिटीज हैं उनकी स्टडी करो, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनकी स्टडी करो, आपने टेक्निक्स पे ध्यान नहीं देना, आपने जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ये इनका कहना था। उसके बाद है वैल्यू बेस्ड स्टडी, कि हमें वैल्यूज को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बिना वैल्यूज के आप साइंस, जो पॉलिटिकल साइंस है, सोसाइटी है, उसकी स्टडी नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस है तो इसका मतलब यही है कि सोसाइटी की स्टडी करनी है, और सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग की वैल्यूज भी हैं। ठीक है, तो हमारी स्टडी वैल्यू बेस्ड नहीं होगी, हमारी स्टडी वैल्यू बेस्ड होगी, वैल्यू न्यूट्रल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, इंटेलेक्चुअल शुड डिफाइन ह्यूमन वैल्यूज ऑफ द सिविलाइजेशन। कि इंटेलेक्चुअल्स का काम क्या है कि जो ह्यूमन वैल्यूज हैं सिविलाइजेशन की, उनको डिफाइंड करे, उनको बचाए, उनके ऊपर रिसर्च करे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल का ये काम नहीं है कि साइंटिफिक तरीकों से स्टडी करते रहो, कोई रिजल्ट आए उसके ऊपर हमें कुछ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये काम नहीं है उनका। प्रैक्टिकल जो रियलिटीज हैं, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी स्टडी करे,
ये इंटेलेक्चुअल्स का काम है, ठीक है। जो एकेडमिशियन है, जो प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनका ये काम है कि ह्यूमन वैल्यूज को डिफाइन किया जाए, ठीक है, सिविलाइजेशन में। उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉलिटिकलाइजेशन ऑफ प्रोफेशन एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इनका डेविड ईस्टन का मानना था कि जो इंटेलेक्चुअल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे कि शिकागो यूनिवर्सिटी या बहुत सारी यूनिवर्सिटी, जो भी येल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी हैं, तो इनका पॉलिटिकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। ये पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करें। पता नहीं, मुझे नहीं पता इस के पीछे क्या उनकी मंशा थी, क्या कहना चाहते थे। आई थिंक पॉलिटिकलाइजेशन तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपकी क्रिटिसिज्म में आएगा फिर। अब इसका क्रिटिसिज्म मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत कम है। जो पहला पॉइंट आता है क्रिटिसिज्म में वो ये है कि ये अप्रोच, जो पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है, ये इतनी वाइड इसकी वाइड इंडोर्समेंट नहीं है कि लोगों के द्वारा एक्नॉलेज नहीं की गई है, ठीक है। लगभग आपको मिलेंगे लोग या तो ट्रेडिशनल अप्रोच से काम कर रहे हैं, जो एकेडमिशियन है, या फिर जो बिहेवियरलिस्ट अप्रोच है उससे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको पोस्ट बिहेवियरलिस्ट अप्रोच से जो थिंकर है वो बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में। उसकी वजह से आप देखोगे पॉलिटिक्स हर चीज को, जो पॉलिटिक्स का अच्छा रूप है, बहुत अच्छी है पॉलिटिक्स, ठीक है, बट जो प्रैक्टिकल रियलिटीज होती हैं वो ब्रूट पॉलिटिक्स है, वो बहुत बुरी पॉलिटिक्स होती है। वो एकदम जो चीजें नई आनी चाहिए, नई नई होनी चाहिए, उन चीजों को मार देती है, ठीक है। पॉलिटिक्स इस तरह का सिस्टम हो जाता है। तो जो ये पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये आप देखोगे, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की स्टडी हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पे इंडिविजुअल की स्टडी हो जाएगी, बट इंस्टीट्यूशन को इग्नोर किया गया है, ठीक है, इस अप्रोच में। ये एक इनका क्रिटिसिज्म बनता है। बस इनके क्रिटिसिज्म में यही आते हैं, ठीक है। बहुत कम क्रिटिसिज्म है क्योंकि ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रही है, साइंस भी, वैल्यूज को भी, ठीक है, फैक्ट एंड वैल्यूज को। एक बार अब डिफरेंस देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का। हमने जो भी फीचर्स पढ़े उन्हीं में से ही डिफरेंस बना हुआ है, ठीक है। तो पहला जो है डिफरेंस क्राइटेरिया, मैंने कुछ फिक्स जिनके बेस से हम डिफरेंस निकाल रहे हैं वो लिख दिए हैं। तो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट की किस टाइम डेवलप हुई थी, रीजन क्या है डेवलपमेंट के, उसके बेस पे, नेचर के बेस पे, बेसिक अजम्पशन, मीन्स एंड एंड्स एंड वैल्यूज, ठीक है। ये कुछ मैंने बेसिक क्राइटेरिया लिए हैं जिनके बीच में जिनके बेस पे हमने डिफरेंशिएशन किया है। यहाँ पे बिहेवियरलिज्म के फीचर है, यहाँ पोस्ट बिहेवियरलिज्म के, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, जो बिहेवियरलिज्म है, वो 1950s में आया, ठीक है। और वो अगेंस्ट किसके आया, ट्रेडिशनल मेथड के अगेंस्ट में आया, ट्रेडिशनल मेथड के रिएक्शन में आया। ट्रेडिशनल मेथड को इग्नोर, मतलब उसको पीछे छोड़ के फिर बिहेवियरलिस्ट अप्रोच की बात की गई, ठीक है, 1950s में। बट जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है वो 1969 में आया, और वो एज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट आया। बिहेवियरलिज्म के अंदर रिफॉर्म की बात की गई, ठीक है। उसके बाद नेचर क्या है बिहेवियरलिज्म का, बिहेवियरलिज्म साइंटिफिक है नेचर में, कि हमें साइंटिफिक टूल्स का यूज करना है, साइंटिफिक मेथड्स का, सब चीज हमें साइंटिफिक तरीकों से करनी है, क्वांटिफिकेशन, वेरिफिकेशन, सब कुछ हमें साइंटिफिक मेथड से करना है, ठीक है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्रिएटिव है इन नेचर में, ठीक है। ये यहाँ पे साइंटिफिक तरीकों की बात नहीं कर रही, यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा उस पे हमने बात करनी है। यहाँ पे ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है उसको कंसिडर करके चलना है, ठीक है। ह्यूमन की क्रिएटिविटी को इग्नोर नहीं करना है। और क्रिएटिविटी जो कला है वो कभी भी आप साइंटिफिक मेथड से स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेसिक अजम्पशंस क्या है। बिहेवियरलिज्म अज्यूम करता है कि सिमिलरिटीज हैं पॉलिटिकल, जो सोशल साइंस है हमारी और नेचुरल साइंस है उनके अंदर, ठीक है, कि कुछ ऐसी सिमिलरिटीज हैं जो सोशल साइंसेज में मिलेंगी और नेचुरल साइंसेज के अंदर भी मिलेंगी, ठीक है। ये बिहेवियरलिज्म अज्यूम करके चलता है, इसीलिए अपने वो टेनेट्स देता है 8, जो वेरिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, वो सब, ठीक है। बट पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या कहता है कि डिफरेंस है, सोशल साइंस अलग है और यहाँ पे नेचुरल साइंस आएगा, पॉलिटिकल नहीं आएगा, ठीक है। सोशल साइंस और नेचुरल साइंस अलग अलग हैं, ठीक है, आप उनको एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते। नेचुरल साइंसेस का फिक्स है, वो फिनोमिना फिक्स है, ठीक है, बट सोशल साइंस फिक्स नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी फिक्स्ड। आप ह्यूमन के बिहेवियर को फिक्स नहीं कर सकते हैं। सोशल साइंस में आप ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की तो स्टडी करते हैं, बिहेवियर, उनके विचारों की स्टडी करते हैं, और वो फिक्स नहीं कर सकते हैं आप। उसके बाद जो नेक्स्ट है मीन्स और एंड की जो डिबेट है, मीन्स और एंड की डिबेट क्या है कि हमें कोई भी चीज हम अचीव कर रहे हैं तो कौन से मीन से कर रहे हैं, और एंड फाइनल में हमारा रिजल्ट क्या है, वो है एंड, ठीक है।
तो जो बिहेवियरलिज्म है वो फोकस करता है मीन्स पे। मीन्स मतलब किस मेथड से हमें स्टडी करनी है, मतलब टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। लास्ट में रिजल्ट क्या रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं करता है, ठीक है। बट जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है वो एंड पे फोकस करता है। इनके अकॉर्डिंग मीन्स ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, मीन्स बिहेवियरलिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका कहना ये है, इनके ये नहीं कहते कि आप सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करो, ये वैल्यूज़ को भी साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एंड में हमारा रिजल्ट क्या रहा है वो इनका कंसर्न है। उसके बाद है वैल्यूज़। तो जो बिहेवियरलिज्म है वो वैल्यूज़ की स्टडी नहीं करता है, वैल्यू न्यूट्रल होने की बात करता है। और जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है वो वैल्यू बेस्ड अप्रोच है, उसमें वैल्यूज़ की स्टडी की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, मतलब कि जो भी हमें रिजल्ट लाना है वो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। सब्जेक्टिव ये हमारी सब्जेक्टिव है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जहाँ साइंस होगी वहाँ पे एक आंसर होगा, आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सकते हैं कि ये इसका फिक्स आंसर है, ठीक है। ये सब्जेक्टिव अप्रोच है कि आप यहाँ पे फिक्स आंसर नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे सबके अपने अपने आंसर हैं, सबके अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी है, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, अपनी मान्यताएं हैं। या देखोगे आप, जैसे देखो पॉलिटिकल साइंस लगभग एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट ही है। जब आप कोई भी एक बेसिक से टर्म उठा लो, जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, आप देखोगे 1000 डेफिनेशन मिल जाएंगी। अब बिहेवियरलिज्म की देख लो कितनी डेफिनेशन है। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो एक फिक्स डेफिनेशन होती ना, बट अलग अलग थिंकर ने अपने अपनी डेफिनेशन दी है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म की कितनी डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो सोशल साइंस एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव कि आपने एक फिक्स डेफिनेशन कर दी ये चीज फिक्स है। इस तरह से हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझ आया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं समझा पाई हूँ आपको। अगर नहीं समझ आता, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो मुझे बता देना, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू। और अगर कोई कमी रहती है, आवाज़ कम आ रही है या कुछ और, तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। थैंक यू।